नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा। आज है उसका लेक्चर नंबर 3। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ये दो ध्रुवीय का अर्थ क्या है उस पर चर्चा करेंगे। नाटो की जो मैं पहले के 2 लेक्चर्स में बार बार मैं बात करता आया हूं कि नाटो एक सैनिक गठबंधन है अमेरिका का, तो ये क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे वार्सा संधि की भी, फिर एशिया में कौन कौन से गठबंधन हो रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। 9 स्वतंत्र देशों की जो चिंता है उस पर भी चर्चा करेंगे, और फिर फाइनली आप लोगों के लिए एमसीक्यूज होंगे और लास्ट लेक्चर के एमसीक्यूज के आंसर्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब पहले आप एक बार इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ये जाना कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1939 से 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होते ही शीत युद्ध शुरुआत हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वैसे शीत युद्ध शुरू हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि अमेरिका ने जब जापान पर के हिरोशिमा नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए, जब जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, और उसी के साथ उसी बात को लेकर के सोवियत संघ में और अमेरिका में होड़ लग गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। दोनों का ईगो हट हो गया और उस ईगो के चक्कर में शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि 1945 तक आते आते जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, सब बर्बाद हो चुके हैं, सबकी बुरी स्थिति हो चुकी है, और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही महाशक्तियां बच चुकी है, जो कि यूएसए है, अमेरिका या यूएसएसआर जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं। ये 2 ही दुनिया में महाशक्तियां हैं। अब क्या है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 महाशक्ति है, एक यूएसए है और एक यूएसएसआर है। और इस शीत युद्ध से पहले जितने भी युद्ध हुए हैं सब में आपको सैनिक गठबंधन देखने को मिलेगा, अपनी शक्ति को बनाए रखने की बात देखने को मिलेगी। पर इस युद्ध में एक अलग बात, विशेषता यह थी कि यहाँ पे विचारधारा की लड़ाई थी कि हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए। हम पूंजीवादी है तो हर देश पूंजीवादी व्यवस्थाओं को अपनाए, हम समाजवादी है तो हर देश समाजवादी साम्यवादी जो व्यवस्था है उनको अपनाए। तो यूएसए पूंजीवादी चाहता है और यूएसएसआर समाजवादी साम्यवादी व्यवस्थाएं चाहती है। अब ये दोनों बस यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ अपना राज हो, ज्यादा से ज्यादा देश हमारे सपोर्ट में हो, जिससे कि हम अपोजिशन वालों को नीचा दिखा सके। क्योंकि बात ईगो पर हट हो चुकी है कि नहीं साहब, हमारी जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा वो श्रेष्ठ है। अब यूएसए ने पूंजीवाद को अपनाया और इन लोगों ने समाजवाद को अपनाया, समाजवाद या साम्यवाद। अब एक्चुअल में बात यह है कि अब पूरी दुनिया में क्या है कि कुछ ऐसे देश हैं जो कि यूएसए के सपोर्ट में आ चुके हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि काफी जो देश है वो क्या है, यूएसए के सपोर्ट में आ चुके हैं। काफी देश जो है वो यूएसएसआर के या सोवियत संघ के सपोर्ट में आ चुके हैं। अब पूरी दुनिया आपको देखने को जब मिलेगी तो पूरी दुनिया 2 भागों में कहीं ना कहीं बटी हुई है। या तो कोई देश यूएसए की तरफ है या कोई देश सोवियत संघ की तरफ है। 2 ही ऑप्शन पूरी दुनिया में देखने को आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि नहीं साहब हम आजाद रह जाएंगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, दोनों देश परेशान करेंगे, और इसलिए एक ना एक के साथ तो जुड़ना उस समय मजबूरी बन चुकी थी। तो हर देश कहीं ना कहीं, काफी जो देश है वो यूएसए या यूएसएसआर में से एक के गठबंधन में रहेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत दोनों के बीच में संतुलन बना करके रखता है, ना वो यूएसए की तरफ जाता है ना वो यूएसएसआर की तरफ जाता है। और ऐसे बहुत से देश है जो भारत का साथ देते हैं, वो चर्चा आगे करेंगे। परंतु अभी यहाँ पर यही देखना है कि ज्यादातर जो देश है वो यूएसए की तरफ और ज्यादातर जो देश है वो यूएसएसआर की तरफ, सोवियत संघ की तरफ हो जाते हैं। मतलब जो पूरा विश्व है वो 2 पार्ट्स में बट गया है, 2 पार्ट्स में बट गया है। देखिए 2 ध्रुवीय कहा गया है, ये सब इंग्लिश में बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं। मतलब जो पूरा विश्व है वो 2 भागों में बढ़ चुका है, 2 उसके कोने हो चुके हैं। जैसे एक आप ये भी देखिएगा कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के 2 एक्सिस होते हैं ना भाई, ऊपर वाला नीचे वाला। पृथ्वी 2 एक्सिस पे टिकी हुई है। उसी प्रकार से पूरी दुनिया 2 जगह ही है, या तो यूएसएसआर की तरफ है या यूएसए की तरफ है। ये दोनों में से किसी ना किसी की तरफ है। तो हम कह सकते हैं पूरी दुनिया 2 भागों में बढ़ चुकी है, पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी या साम्यवादी दुनिया। ये हमें यहाँ पे क्लियर करना है। तो यहाँ पे दुनिया बिल्कुल 2 भागों में बढ़ चुकी है। तो 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ, ये 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ क्यों हुआ है? शीत युद्ध के कारण हुआ है। शीत युद्ध के कारण हुआ। तो ये 2 ध्रुवीय विश्व का कब तक चलेगा? ये 1945 से 1991 तक चलेगा। जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता तब तक ये 2 ध्रुवीय विश्व चलेगा। ये बाइपोलर वर्ल्ड हमें देखने को मिलेगा। और जैसे ही 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाएगा, यूएसएसआर टूट जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा कि जो यूएसए की विचारधारा है वो बेहतरीन है, यूएसए ताकतवर है। और फिर पूरी दुनिया में 1991 से 1991 से
एक ही देश पावरफुल देखने को मिलेगा, एक ही देश महाशक्ति देखने को मिलेगी, जो है अमेरिका। जो कौन है? अमेरिका। अभी तक की कक्षाओं में आप लोगों ने बड़ी बड़ी देशों के बारे में पढ़ा, ब्रिटेन के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में, ब्रिटेन के ये उपनिवेश है, वो उपनिवेश है, आपने स्पेन के बारे में, पुर्तगाल के बारे में, अलग अलग जो यूरोप के बड़े बड़े देश, जो विकसित देश, ताकतवर जो देश रहे, उन देशों के बारे में पढ़ा। परंतु इस चैप्टर में हम पहले दो बड़ी महाशक्तियों की बात कर रहे हैं, यूएसए और यूएसएसआर, और फिर इस किताब में हम यूएसए फिर आएंगे कि किस प्रकार से दो महाशक्तियों में से एक ही महाशक्ति रह जाएगी, जो कि यूएसए बचेगी। और हम इस किताब के अंतिम चैप्टर तक, अंतिम अध्याय तक पहुंचते पहुंचते ये भी जानेंगे कि आज के समय में, आज के मौजूदा दौर में 2022-23 के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ऐसे कौन से देश है, ऐसी कौन से संगठन है जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, जो अमेरिका के बराबर ताकतवर है, जो हम ये कह सकते हैं कि ये बाइपोलर वर्ल्ड, या ये जो एक ध्रुवीय बन चुका है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही देश ताकतवर है, मतलब पूरी दुनिया एक ही देश पर टिकी हुई हो, वो अमेरिका है। तो इसको टक्कर देने वाले कौन से देश या कौन सी संस्था हमें देखने को मिलेगी, हम इसमें चर्चा करेंगे। चाइना की चर्चा करेंगे, हम इसमें चर्चा करेंगे, यूरोपियन संघ की चर्चा करेंगे, हम इसमें चर्चा करेंगे भारत की, इजराइल की, ऐसे देशों की हम इनमें चर्चा करेंगे जो कि यूएसए को ताकत के मामले में टक्कर देने के लिए बराबरी दिखाएंगे। चलिए दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ अभी पढ़ते हैं। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। तो जो दोनों महाशक्तियां, दो जो सुपर पावर्स है, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ही क्या है, अपने अलग अलग हिस्सों पर क्या है, अपना प्रभाव का दायरा बढ़ाना चाहते थे कि भाई इस एरिया में भी किसका प्रभाव, किसका इफेक्ट होना चाहिए, हमारा इफेक्ट होना चाहिए, हमारा इंपैक्ट होना चाहिए। इस एरिया के देश, इस एरिया के जो लोग हैं वो हमारी बात माने, हमारी विचारधारा माने, क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना चाहते हैं, अपनी विचारधारा को फैलाना चाहते हैं, और जितने ज्यादा देश उसके साथ होंगे। देखिए अब हम ये भी पढ़ेंगे कि जब छोटे छोटे देश इन बड़े देश के साथ आकर के जुड़ रहे हैं तो इनको क्या फायदा हो रहा है, बड़े देशों को क्या फायदा हो रहा है। चलो छोटों को तो बहुत फायदा हो रहा है कि अमेरिका जैसे देश का हाथ उनके सिर पर आ जाएगा, या सोवियत संघ जैसे देश का हाथ उनके सिर पर आ जाएगा, ताकत उनको मिल जाएगी। परंतु इन बड़े देशों को, अमेरिका को और सोवियत संघ को क्या फायदा हो रहा है, ये भी जानेंगे। ये इसी आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। परंतु दोनों ही महाशक्तियां चाहती हैं कि चाहे देश छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर ज्यादा से ज्यादा देशों में क्या हो, हमारी विचारधारा को अपनाया जाए, जो वो अपना आदर्श माने वो हमारी विचारधाराओं को माने, समाजवादी, साम्यवादी को या पूंजीवादी विचारधाराओं को माने। तो दोनों ही महाशक्तियां अपनी विचारधारा का दायरा बढ़ाना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा एरिया तक वो चाहती है कि उनकी विचारधारा फैले। दुनिया दो गुटों के बीच में बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी, तो यहां पर दो गुट बन चुके हैं। ठीक है, गुट का मतलब आप समझते हैं ना, दो ग्रुप बन गए, एक यूएसए वालों का और दूसरा यूएसएसआर वालों का। अभी हम पढ़ेंगे यूएसए वाला जो गुट होगा उसमें हम बात कहते हैं, हम उसको कहते हैं पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी गठबंधन की बात करेंगे। वो क्या होगा, पश्चिमी गठबंधन, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों वेस्टर्न एलायंस। क्या कहा जाता है, वेस्टर्न एलायंस। और ये वाला जो गठबंधन होगा इसको कहा जाएगा बच्चों पूर्वी गठबंधन या ईस्टर्न एलायंस। अब ये वेस्टर्न और ईस्टर्न नाम क्यों पड़ा है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। पर पूरी दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी, या तो कोई पश्चिमी गठबंधन के साथ था, मतलब अमेरिका के साथ था, या कोई पूर्वी गठबंधन में था, वो यूएसएसआर के साथ था। तीसरा बीच का रास्ता जो निकालेगा वो भारत ही निकालेगा। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए अभी दुनिया में अपन चार स्थितियों को समझते हैं। भाई पहली बात तो दो महाशक्तियां हैं, एक महाशक्ति यूएसए है, दूसरी महाशक्ति यूएसएसआर है। ठीक है ना, मैं दुनिया की स्थिति बता रहा हूं 1945 के आसपास के दशक की, और यूएसए यूएसएसआर ये दो महाशक्ति बन चुकी है। इसके अलावा अगर तीसरी जितने भी जो पावर्स रही हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, ये सब क्या हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं, ये बर्बाद हो चुकी हैं। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन ये आ गई कि भाई पहली तो यूएसए महाशक्ति, दूसरा यूएसएसआर महाशक्ति, तीसरा जो पावर्स है वो तबाह हो चुकी है, और चौथी कंडीशन क्या है कि काफी देश अब आजाद हो रहे हैं, अब आजाद हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। और जितने भी देश स्वतंत्र हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, कोई ब्रिटेन से हो रहा है, कोई फ्रांस से हो रहा है, कोई किसी से हो रहा है, कोई किसी से हो रहा है, जितने भी देश स्वतंत्र हो रहे हैं तो उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां बहुत बुरी है। क्योंकि इन यूरोपियन देशों ने क्या करा, एशिया और अफ्रीका के देशों की बहुत बुरी स्थिति कर दी। आप भारत का उदाहरण ले लीजिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो 35% हमारी जीडीपी थी, और जब गए जब सिर्फ और सिर्फ 2% हमारी जीडीपी रही। तो कितना इन्होंने आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक शोषण हमारे देश का कराया, ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब ये जो स्वतंत्र देश है, इनको अपने देश का विकास करने से पहले अपने देश के लोगों का विकास करना जरूरी था। उनको अपने देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से पहले देश को
लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देना, ये बहुत जरूरी था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब ये स्वतंत्र जो देश है, ये चौथी कंडीशन है हमारी। अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है, यूएसए का पार्ट है और यूएसएसआर का पार्ट। अब ये जितने भी पावर्स है ना, इनमें से ये सारी भी एक बात मान लो कि काफी डाउन आ चुकी है, क्योंकि युद्ध में इनका काफी पैसा खर्च हो गया, इनका कुछ भी नहीं है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी इनको जो खड़ा किया था वो किसने किया था? अमेरिका ने खड़ा किया था। तो ज्यादातर जो यूरोप के देश आपको देखने को मिलेंगे, पश्चिमी यूरोप के जो देश देखने को मिलेंगे, वो अमेरिका के साथ चले जाते हैं, क्योंकि इनको भी किसी ना किसी की मदद लेना जरूरी थी, चाहे अमेरिका की लो चाहे सोवियत संघ की लो, मदद लेना जरूरी था, क्योंकि इनके पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को फिर से रीबिल्ड कर पाए, फिर से अपने देश को मजबूत बना पाए, क्योंकि युद्ध में काफी खर्चा हो चुका है। तो ये देश को भी या तो अमेरिका को चुनना था या सोवियत संघ को चुनना था। तो कुछ ने अमेरिका को चुना, कुछ ने सोवियत संघ को चुना। ये अब बात करते हैं चौथे वाले कंडीशन में, स्वतंत्र देश। इनकी स्थिति तो इनसे भी बहुत ज्यादा बुरी थी, और बुरी करी किसने? इन्हीं लोगों ने बुरा करा। कहते हैं ना, वो बुरे का जो एंडिंग है वो बुरा ही होता है। इन्होंने काफी एशिया अफ्रीका के देशों को बहुत बुरा करा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी खुद की हालतें बुरी हो गई। अब इनको अपने देश का विकास करने के लिए, अपने देश के लोगों का विकास करने के लिए इनको आर्थिक सहायता भी चाहिए, और भी इनको मदद चाहिए, और अपने देश को अब किसी प्रकार के भी आक्रमण से बचाने के लिए भी सुरक्षा चाहिए। तो इन स्वतंत्र देशों को भी या तो अमेरिका का साथ लेना था, नहीं तो सोवियत संघ का साथ लेना था। तो ये स्वतंत्र देश भी है, या तो अमेरिका के साथ जुड़ रहे हैं या सोवियत संघ के साथ जुड़ रहे हैं। तो हम इन कंडीशन को देखते हैं कि यूएसए यूएसएसआर दो महाशक्तियां बन चुकी है। इसके अलावा अगर दुनिया में देखेंगे तो दो देश आपको अलग से देखने को मिलेंगे, एक जो अब भी जस्ट स्वतंत्र हुए हैं वो, और एक जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत कमजोर पड़ चुके हैं वो। तो मतलब दोनों ही ये जो देश हैं ये कमजोर है, और कमजोर को किसी ना किसी मजबूत का सहारा लेना जरूरी था। सहारा लेने की आवश्यकता क्यों थी वो देखिए। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ना किसी एक महाशक्ति के पास जुड़ा रहना जरूरी था। अपने आप को दूसरी महाशक्ति से बचाने के लिए भी, खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए भी, और दूसरी महाशक्ति के जो गुट के देश है उनसे बचाने के लिए भी। और क्या कहा? दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के देशों के प्रभाव से भी बच सके। ठीक है, मतलब जैसे मैं एक बात एग्जांपल देता हूं कि भाई यूएसए के साथ ब्रिटेन जुड़ गया, तो अब ब्रिटेन क्या चाहता है? ब्रिटेन सबसे पहले तो ये चाहेगा कि मैं यूएसएसआर से सेफ रहूं, यूएसएसआर के साथ साथ जितने देश यूएसएसआर के साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी सेफ रहूं। इसलिए क्या करा? अमेरिका को चुन लिया। या कोई देश जैसे मान लीजिए यूएसएसआर को चुन लिया, तो वो अमेरिका और अमेरिका के साथ जो देश है उनसे बच करके रहना चाहता है। जैसे हमने कल के लेक्चर में चर्चा करी थी कि जो साथी देश है कहीं वो ना लड़ ले, संयम के साथ काम करें। ठीक है, किसी प्रकार की ऐसा नहीं है कि दोनों देश लड़ ले और दो देशों के चक्कर में महाशक्ति जो है अमेरिका और सोवियत संघ है वो लड़ ले, तो उससे तो भाई आप बहुत ज्यादा तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पर आ जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध बचाना है, तो यहाँ पे ये सब चाहते हैं कि हम लोग ना लड़े, जिससे कि महाशक्तियां भी ना लड़े। परंतु काफी जगह ऐसी स्थितियां होंगी जब बहुत भयंकर हमें देखने को मिलेगा। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। देखो, विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्ति के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। देखो अब क्या हुआ कि जो भी छोटे देश हैं वो सब जो जुड़ रहे हैं महाशक्तियों के साथ, वो अपने निजी हित के लिए जुड़ रहे हैं, अपने जो कुछ के फायदे ना उन फायदों के लिए जुड़ रहे हैं। वो उनको कोई मतलब नहीं अमेरिका जीते, सोवियत संघ जीते, लड़ो मरो कुछ भी करो, पर वो अपने फायदे के लिए, वो अपने फायदे के लिए। क्यों? जैसे मैंने क्या कहा कि आपको दो कंडीशन देखने को मिलेगी, या तो वो देश द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हो चुके हैं, या उनको यूरोपियन देशों ने बर्बाद कर दिया है उपनिवेश के कारण, जो अब स्वतंत्र हुए हैं। तो उनको किसी भी हाल में एक महाशक्ति की मदद लेकर के देश का और देश के लोगों का विकास करना अनिवार्य था, जरूरी था। तो इसलिए क्या कहा गया कि वो अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में कर रहे थे। ठीक है भाई, हम जुड़ जाए। एक चीज यहां पर और भी देखेगा, हो भी क्या रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक्स और वाई, ये दो देश है। एक्स और वाई जब दो देश है ना, और इन दो देशों के बीच में बहुत गजब का कंपटीशन है, थोड़ी बहुत तनातनी भी रहती है और भी रहता है। तो कभी कभार क्या होता है कि जैसे एक्स ने मान लो अमेरिका को चुन लिया, एक्स ने अमेरिका को चुन लिया, तो अब वाई क्या है? वाई अमेरिका की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी दुश्मनी अमेरिका से नहीं है, उसकी दुश्मनी तो एक्स से है। पर एक्स ने वाई का सपोर्ट ले लिया है, तो अब एक्स ने यूएसए का सपोर्ट ले लिया है, तो वाई क्या करेगा? वाई यूएसएसआर का सपोर्ट लेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो
ये बात वाई को भी पता है कि यूएसएसआर और यूएसए लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो भाई बहुत बुरी हालत होगी, सबकी होगी, पूरी दुनिया की, तो बचना है। और मेरे पास यूएसएसआर का हाथ रहेगा मेरे सिर पर, तो यूएसए और एक्स मुझे कुछ नहीं कहेगा, और एक्स को भी ये बात पता है कि मेरे हाथ में यूएसए का हाथ रहेगा, तो यूएसएसआर और वाई मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। तो यहां पर भी अपनी, अब इसका विकास यूएसए कर देगा और इसका विकास यूएसएसआर कर देगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताता हूं, सोवियत संघ में कुछ सेंट्रल एशिया के देश जुड़े हुए थे, ये जितने भी आपको तान दिखते हैं ना, किर्गिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये जो देश हैं ये उसके साथ जुड़े हुए थे। इन्हें हम कार कंट्रीज कहते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक देश कहा जाता है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ ना, तो ये देश सबसे ज्यादा दुखी हुए, बोले नहीं नहीं नहीं, हमें सोवियत संघ से अलग नहीं होना, सोवियत संघ से अलग नहीं होना, ठीक है, प्लीज सोवियत संघ हमें अलग मत करो। तो अब ये दुखी क्यों? और बाकी जो पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत संघ के साथ जुड़े थे वो खुश हो गए विघटन के नाम से, वाह वाह वाह, हुए आजाद हुए, मजा आ गया आज तो, ठीक है। पर जो मध्य एशिया के देश थे वो भाई साहब नाराज हो गए, दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने उनके देश के विकास पे खूब पैसा खर्च करा था, खूब पैसा खर्च करा, तो उनका अच्छा खासा विकास चल रहा था, खूब अच्छा पैसा मिल जाता था। तो वो तो सोच रहे थे क्यों खत्म हुआ है शीत युद्ध, क्यों सोवियत संघ का विघटन हुआ, अच्छा खासा विकास हो रहा था हमारा। तो अब एक्स का विकास यूएसए कर देता है और यूएसएसआर जो है वाई का विकास कर देता है। इन देशों को स्थानीय प्रतिनिधि देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। क्या कहा गया, जैसे अब अमेरिका के साथ आकर के एक्स मिल गया है, ठीक है। अब एक्स का कॉम्पिटिटर कौन है? वाई है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है, हमेशा तनातनी रहती है, ठीक है। तो ऐसा है, एक्स और वाई दो देश हैं, इनके बीच में हमेशा तनातनी रहती है। अब एक्स यूएसए के पास आकर के मिल गया। अब है ना, देखो एक्स यूएसए के पास आया है, क्यों आया है? एक तो खुद के देश का आर्थिक विकास करवाने के लिए, कि हमारा भी देश का विकास हो। उसके साथ साथ क्या है, एक्स यूएसए को बोलेगा मैं यूएसए भैया आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जहां बोलोगे वहां लड़ने चलेंगे, परंतु मेरी लड़ाई देखो ना सोवियत संघ से है ना और किसी से है, और आप अपने भैया हो, तो आप मुझे प्रोटेक्शन दोगे, किससे दोगे? वाई से दोगे। ये वाई बहुत बेकार है, ये मुझे परेशान करता है बार बार। तो यूएसए बोलता चिंता मत कर, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन और मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, ठीक है। अब वाई तेरा अकेला का दुश्मन नहीं है, मेरा भी दुश्मन है, तो हम क्या करेंगे, अब आपको सुरक्षा का वादा देंगे। हाँ, यूएसए इस एक्स को बता देगा कि तुझे को वाई कुछ भी नहीं करेगा, तुझे हथियार हम देंगे, आर्थिक हम देंगे, कभी सेना की जरूरत पड़ गई तो हम सेना भी हम भिजवाएंगे, सारे काम हम करेंगे, चिंता मत करो, बस जुड़ जाओ। ऐसा ही काम यूएसएसआर ने वाई के लिए करा है। वाई ने बोला यूएसएसआर भैया को, यूएसएसआर भैया अपनी दुश्मनी यूएसए के साथ नहीं, एक्स के साथ है, एक्स कुछ भी करे बचाओगे आप। बोले ठीक है, चिंता मत कर, ये हथियार पकड़, ये पैसा पकड़, ये सेना पकड़, तू मस्त रहे, बस विचारधारा समाजवादी साम्यवादी होनी चाहिए। तो स्थानीय जो प्रतिनिधि है, जो देश उनमें जुड़े हैं यूएसए और अमेरिका के साथ, उन देशों के कोई स्थानीय प्रतिनिधि, जैसे मैंने बोला एक्स का जो प्रतिनिधि है वो वाई है और वाई का एक्स है, तो उनको हथियार और आर्थिक मदद दी गई। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। अब एक्स और वाई हो सकता है दोनों पड़ोसी देश हो, तो इन दोनों में कंपटीशन चल रहा हो, ठीक है, नहीं नहीं भैया हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं, दोनों में तनातनी रहती हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, तो यूएसए और यूएसएसआर इनको सपोर्ट करेंगे। अब यहां पर पढ़ते हैं पश्चिमी गठबंधन और एक पूर्वी गठबंधन, इन दोनों को समझिए। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया और पूर्वी गठबंधन, पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। अब देखो, इसको अपन दो तरीकों से समझते हैं बच्चों। देखो, पहला एक जनरल फॉर्मेट में आपको जो मेरा मानना है वो बताता हूं, फिर जो बुक में लिखा हुआ वो बात करेंगे। ये आप अगर मानचित्र पे पृथ्वी को देखते हो तो पृथ्वी ऐसी है, ठीक है ना, परंतु ऐसी है नहीं, वो गोल है, यूं इसको तो हम ऐसे मुड़ जाता है वो पीछे से, ठीक। तो अब अमेरिका कहां पर? अमेरिका यहां पर सी है, सोवियत संघ यहां पर सी है। तो अब हम ये मानते हैं ये पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है भाई, यही तो होगा, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, यही है। तो ये पश्चिम में है तो अमेरिका पश्चिम में है, तो इसलिए अमेरिका के साथ जो भी देश आकर के जुड़े उसे हम क्या कह देते हैं? पश्चिमी गठबंधन कह देते हैं। और ये पूर्व में है इसलिए इसको पूर्वी गठबंधन कह देते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा आसान रहता है याद रखना, परंतु किताब में जो दे रखा है अपन वही मानेंगे, ठीक है ना, किताब लिखने वाले बड़े बुद्धिमान लोग हैं। तो अब किताब में ये कहा गया, यहां पर अमेरिका, यहां पर सोवियत संघ और ये पूरा यूरोप, ठीक है। मेरे ड्राइंग पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है ना, मेरी ड्राइंग पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है। बस मेरी भावनाओं को समझिए, मेरी फीलिंग्स को समझिए कि मैं बताना क्या चाहता हूं। चलिए, ये अमेरिका है, ये सोवियत संघ है और ये पूरा यूरोप है। अब यूरोप में भी क्या है, अब इस यूरोप को मैं बाहर लेकर के आ जाता हूं, ये यूरोप अपना बाहर आ गया। यूरोप में भी क्या है? दिशा है, वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण, ठीक है।
अब इसमें हुआ क्या, एक्चुअल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन नाम कैसे पड़ा, इस यूरोप के जो पश्चिमी वाले देश है ना, इधर इधर वाले देश है, इन सब ने तो क्या करा, अमेरिका को सपोर्ट करा है। ये सारे के सारे पूंजीवादी देश है, ये सारे के सारे पूंजीवादी देश हैं। और इधर वाले जो है ना, अब ये इधर वाले क्या हो गया, वैसे सोवियत संघ के पास में, ठीक है, सोवियत संघ के पास में, तो अब इसके साथ जाना इन्होंने बेहतर समझा, तो जो पूर्व के हैं उन्होंने किसका साथ दिया, सोवियत संघ का साथ दिया, तो ये क्या बन गया, पूर्वी गठबंधन। तो ये जो गठबंधन बने हैं ये यूरोप के आधार पर बने हैं। यूरोप के पश्चिमी देशों ने अमेरिका को समर्थन करा, इसलिए पश्चिमी गठबंधन, और यूरोप के पूर्वी देशों ने सोवियत संघ को समर्थन करा, वो पूर्वी गठबंधन। और आसान याद इसलिए भी रख सकते हो क्योंकि ये पश्चिम में तो पश्चिमी और वो पूर्व में है तो पूर्व गठबंधन बने हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज और देखिएगा, जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बेटा बर्लिन, क्या है, बर्लिन, ये जर्मनी की कैपिटल है। इस बर्लिन में एक दीवार खींची गई बच्चों, उस जिसका नाम रखा गया बर्लिन वॉल, क्या है, बर्लिन वॉल। ये जो बर्लिन वॉल बनाई गई थी, ये जो दीवार खींची गई थी, ये दीवार किस लिए थी सर, ये दीवार इसलिए थी कि ये जो इधर जो दीवार खींची गई है, इस दीवार के इधर वाला जो भाग है वो पश्चिमी विचारधारा का है, मतलब वो पूंजीवादी विचारधारा का, ठीक है ना, पश्चिम जर्मनी और ये पूर्वी जर्मनी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हुआ, मतलब जर्मनी में भी दो पार्ट्स हो रखे हैं, इधर वाले किसको सपोर्ट करते हैं, सोवियत संघ को, और इधर वाले किसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। तो फिर बाद में तोड़ दी जाएगी, ठीक है, कब तोड़ी जाएगी ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, पश्चिमी गठबंधन, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश, जो पश्चिमी यूरोप है उसके अधिकतर देशों ने किसका पक्ष लिया है, अमेरिका को सपोर्ट करा है। और पूर्वी गठबंधन ने पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया है, और इधर के सोवियत खेमे में। देखो हमें एक्चुअल में एग्जैक्टली ड्राइंग नहीं करनी, मानचित्र नहीं बनाना। इन केस अगर आप कुछ ऐसी चीजें समझा रहे हैं और आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं भी हो तो हम एक थोड़ा बहुत ऐसा बेसिक सा कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने यूँ ये दिखा दिया, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा दिखा दो यूएसए कर दो, यहाँ पे आप दिखा दो ये यूएसएसआर हो जाए, ठीक है, ये यूँ पूरा करके आप यूरोप दिखा दो, फिर इधर दिखा दो पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप। तो कुछ जो बेसिक सा थोड़ा सा लगे कि हाँ अच्छा भी हो, अच्छा बना सके तो बनाना, नहीं तो जरूरी नहीं है कि आप ये बनाए। अब बात करते हैं नाटो की, ठीक है। नाटो क्या है, नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे इसको जब हम बोलते हैं तो नाटो बोलते हैं, नेटो, ठीक है। नाटो, और राजस्थान में नाटो का मतलब ये होता है मना कर देना, नाट कर देना, ठीक है, कि नहीं कोई कहता ना ये काम मैं नहीं करूंगा, तो कह रहा है ये काम के लिए नाट रहा है, मना कर रहा है, तो वो नाटो नहीं है जो राजस्थान वाला है, ये नाटो अलग है। नाटो का जो जुड़ाव है वो अमेरिका के साथ है। अब क्या कहानी है नाटो की वो सुनिए। नाटो बनाया गया 1 अप्रैल 1949 को। क्यों बनाया गया, इस भय से कि सोवियत संघ कुछ अपनी तैयारी कर रहा होगा तो हमें भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो नाटो की पहले तो फुल फॉर्म मैं लिखवा देता हूं आपको, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना है, अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में बनाया गया। ये क्या है नाटो, क्या है, नाटो है एक सैनिक गठबंधन है, अमेरिका का सैनिक गठबंधन है। अमेरिका ने ये बोला जो भी देश इस नाटो से जुड़ जाएगा, जो भी देश नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पे साइन कर देगा, वो देश पश्चिमी गठबंधन का में भागीदार हो जाएगा। और इन देशों में से किसी अगर एक पर अटैक होता है तो सारे के सारे मिलकर के उस अटैक का जवाब देंगे। जैसे मान लीजिए अमेरिका के साथ कोई वाई देश जुड़ गया और वाई पे किसी ने अटैक कर दिया, और इस नाटो में 10 देश जुड़े हैं, तो 12 के 12, 14, 15 जितने भी हो सारे के सारे मिलकर के सामने वाले को मारेंगे, पीटेंगे, डिशुम डिशुम कर देंगे, ठीक है। ये एक बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन स्कूल में नहीं होता भाई 4-5 दोस्त हो गए और दोस्ती बहुत ही पक्की हो गई, ठीक है। अब एक दोस्त को किसी ने मारा तो भाई सब पांचों जाएंगे, डिशुम 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 कर करके आएंगे, वो वाला सा सीन यहाँ पर भी है। तो नाटो बनाया गया, सैनिक गठबंधन बनाया गया। इसमें उस समय जो जोड़ा गया था 12 देश जोड़े गए थे बच्चों, कितने, 12 देश जोड़े गए थे। और ये कहा गया था कि अगर एक भी देश पर अटैक होगा तो हम सारे के सारे मिलकर के जवाब देंगे। इससे एक मैसेज ये जा रहा था विरोधी दल में कि संगठन में शक्ति है। आज हम कोई एक देश को मारे और 12 देश मारे तो बहुत बड़ी बात है, और 12 के 12 कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ तो सारे के सारे ताकतवर देश थे, कोई सा भी ऐसा कमजोर देश नहीं था, और सब पूंजीवादी थे। पूंजीवादी का मतलब ये है कि सबके पास पैसा है, धन दौलत है, कोई कमी है नहीं, तो अच्छा खासा मतलब इनकी पावर बन चुकी थी कि हाँ भाई नाटो बन चुका है 12 देश। फिर जब नाटो बनता है तो फिर बाद में जाकर करके 1955 में वार्सो संधि होगी, जो कि अभी हम चर्चा करेंगे, जो यूएसएसआर करेगा। अब नाटो में 12 देश थे, और अब भी जब कुछ समय पहले ही रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रहा था, उस समय में भी नाटो की जिक्र उठा था। यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन नाटो में मिलना चाहता। नाटो आज भी है, वार्सो संधि आज नहीं है,
खत्म हो चुके हैं, पर नाटो आज भी चल रहा है। और नाटो में आज के समय में, आज मौजूदा 2023 की अगर मैं बात करूं तो 27 से 28 देश आज नाटो का भाग है बच्चों। उस समय 12 को जोड़ा गया था, पर समय के साथ अमेरिका की ताकत को देखते हुए हर देश जुड़ता गया और 27 से 28 देश आज नाटो में हो चुके हैं। तो नाटो के लिए अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो नाटो एक सैनिक गठबंधन है अमेरिका का और या पश्चिमी गठबंधन का, जिसमें एक देश पर हुए हुए अटैक का या आक्रमण का जवाब सभी देश मिलकर के देंगे। संगठन में शक्ति को यहां पर दर्शाया जाएगा। अप्रैल 1949 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई है। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नाटो की स्थापना हुई है, जिसमें 12 देश शामिल थे। तो कितने देशों को शामिल करा गया है, 12 कंट्रीज को, 12 कंट्रीज को उसमें शामिल करा गया है। 12 देश है, ये उस समय का जो लेटर है वो दिखाया है। ओके, उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। ठीक है, तो मतलब इनमें से किसी भी अगर एक देश पर भी हमला हो जाए तो वो मानेंगे कि इस एक अकेले पे नहीं हुआ है हमला, किस पर हुआ है, सब पर हमला हुआ है। तो इसका जवाब भी कौन देंगे, हम सब देंगे, अकेला जवाब नहीं देगा। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा और नाटो में जो शामिल देश है वो हर एक दूसरे की मदद करेगा। वैसे ये क्या है, ये एक सैनिक गठबंधन था। ठीक है, सैनिक गठबंधन था, मतलब मिलिट्री के रूप से एक होने वाली बात थी कि हमारी सबकी मिलिट्री क्या हो जाएगी, पूरी एक हो जाएगी। परंतु ये आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबसे क्या है, हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इन 12 देशों में कोई काफी कमजोर है, वहां के देश का आर्थिक विकास नहीं हुआ है और नहीं हुआ है, तो जो विकसित देश है वो उस देश की मदद करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और अमेरिका का देखिए पश्चिमी यूरोप पर प्रभाव रहा ही है, हमेशा से रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनको उठाने में काफी मदद करी। इसके बाद जो आप यूरोपियन यूनियन देखते हैं ना, आज यूरोपियन संघ जो है, ठीक है, मतलब दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आज इनकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोपियन संघ की। यूरोप के ज्यादातर देश उसमें आज मिले हुए हैं। उस यूरोपियन संघ को जो खड़ा करा है वो अमेरिका ने ही खड़ा करा है, और खड़ा करा भी 1947 या 49 की बात है। ये भी हम इस किताब में पढ़ेंगे। एक मार्शल प्लान लेकर के आया था अमेरिका, और उस मार्शल प्लान के तहत इन सभी यूरोप के देशों को क्या है, उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान करी थी। तो अमेरिका हमेशा से सहायता करता ही रहा है पश्चिमी यूरोप को, और इसलिए जब शीत युद्ध आया तो उन्होंने अमेरिका की तरफ बिना सोचे समझे साथ देना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं वार्सो संधि की। अब जैसे ही सोवियत संघ को खबर लगी, अरे वो तो तैयारी कर रहे हैं, हाँ वो तो हमसे आगे निकलने की कोशिश कर, तो हम भी क्या करेंगे, वार्सो संधि करेंगे। वार्सो स्थान का नाम है। और अब आज आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा वार्सो आज के मौजूदा कौन से देश में है। अगुवाई किसने करी, सोवियत संघ ने करी। स्थापना कब हुई, 1955 में हुई। नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। अब इनका बस यही काम है भाई, जैसे नाटो है वैसे हम लोग हैं। हम में से किसी एक पर अटैक होगा तो हम सब मिलकर के जवाब देंगे, और नाटो का मुकाबला करना है, नाटो के बराबर ताकत हासिल करनी है और नाटो को डिफीट करना है। ये जो उनके संगठन हुए थे उसकी तस्वीर दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण। महाशक्तियों की जरूरतों छोटे देशों के लाभ हानि की गणित से होता था। देखो, अब महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों की लाभ हानि की गणित से होता था। अब अंतर्राष्ट्रीय जो गठबंधन बन रहे हैं, जितने भी जो इंटरनेशनल हम कह सकते हैं कि देश जुड़ रहे हैं, एक दूसरे देशों के साथ जुड़ रहे हैं, ये सब है, ये कैसे तय हो रहा है, महाशक्तियों की जरूरत। देखो, अब गठबंधन में चाहे पश्चिमी गठबंधन हो चाहे वो पूर्वी गठबंधन हो, ठीक है, उसमें कैसे जुड़ रहे हैं भाई, दो, या तो जो महाशक्ति जो सुपर पावर है वो है, सुपर पावर है, प्लस जो दूसरे देश हैं, दूसरी कंट्री है वो है। तो अब ये सुपर पावर क्या है, अपनी जरूरत देखेगी, अपनी जरूरत देखेगी ना भाई, मेरे ये देश क्या काम आ सकता है। जैसे सोवियत संघ के लिए क्यूबा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि क्यूबा में मिसाइल रख करके कभी भी अमेरिका पे अटैक किया जा सकता है। तो ये सुपर पावर देख रही कि ये देश हमारे क्या काम आ सकता है, इससे हमारी कौन सी जरूरत फुलफिल हो सकती है। और ये जो दूसरा देश है ये अपना लाभ हानि देख रहा था कि अगर मैं सोवियत संघ के साथ जुड़ूंगा तो क्या फायदा है और क्या नुकसान है, और अगर अमेरिका के साथ जुड़ूंगा तो क्या फायदा क्या नुकसान है। तो मतलब महाशक्ति की जरूरत है, और जो दूसरे देश है उनके लाभ हानि के बाद ही कोई गठबंधन बना करते थे। जैसा कि ऊपर बताया गया कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना हुआ था। तो जैसे आप सभी को पता है, महाशक्तियों के बीच में जो तनातनी का मुख्य अखाड़ा था, अखाड़ा मतलब जो मुख्य स्थान है जहां पर लड़ाई हो सकती थी या जो देश बटे हुए थे, वो स्थान कौन सा था बच्चों, यूरोप था। मतलब आप ये देख रहे हैं कि यूरोप में ही बटा हुआ है, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप हो रखा है, बाकी तो और कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला। एशिया में भी ये लोग अपने गठबंधन बनाएंगे, परंतु जितना ज्यादा आपको ये लड़ाई का स्तर देखने को मिलता है वो यूरोप में देखने को मिलता है, उतना दूसरे जगह पे नहीं है।
कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अब देखो कहीं कहीं पर महाशक्तियों को ऐसा लगा कि नहीं नहीं साहब, ये देश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हमारे गठबंधन में, हमारे गुट में मिलना बड़ा ही आवश्यक है, और ये मिलना नहीं चाहते हैं, तो वहां महाशक्तियों ने अपनी पावर का मिसयूज करा है। ठीक है, उनके वहां पर सेना भेज करके, उनके ऊपर दबाव बना करके किसी भी प्रकार से अपने अंदर, अपने गठबंधन के अंदर मिलाया है। दोनों ने ही करा है, चाहे सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका हो। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। ठीक है, तो पूर्वी यूरोप में हर देश सोवियत संघ के साथ नहीं मिलना चाहता था, दखलंदाजी थी। देखिए अब एक बात और आपको यहां पे समझाता हूं। ये रशिया है और यहां पर यूरोप का पूर्वी यूरोप है। कौन सा यूरोप है? ईस्टर्न यूरोप जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ईस्टर्न यूरोप है, ये पूर्वी यूरोप है। अब सोवियत संघ के साथ कौन कौन मिले हुए थे वो देखो। सोवियत संघ जब हम कहते हैं 15 देश होते हैं, तो उसमें पूर्वी यूरोप के कुछ देश और यहां पर 5 जो देश हैं वो एशिया के थे, जिन्हें हमने क्या कहा था? कार कंट्रीज कहा था, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ठीक है, मध्य एशियाई गणराज्य जो देश है उनकी बात करी थी। अब जब यहाँ के जो देश है जो इसके साथ मिले हुए हैं, ठीक है, जो उनके साथ रूस के साथ, रशिया के साथ मिले हुए हैं, सोवियत संघ बना रखा है, ये उम्मीद लगाई गई थी कि अगर कभी भी सोवियत संघ से अलग होने की डिमांड करेगा तो वो ये कार कंट्रीज करेंगी। पूर्वी यूरोप के देश कभी नहीं करेंगे जो सोवियत संघ के साथ मिले हुए। ठीक है, जो सोवियत संघ में इन्वॉल्व हैं वो कभी ये डिमांड नहीं करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन हो। मांग अगर कभी करेंगे तो वो ये करेंगे। परंतु जब सोवियत संघ टूटा तो सबसे ज्यादा जो डिमांड हुई कि भाई नहीं साहब, सोवियत संघ टूटना ही चाहिए, सोवियत संघ बचना ही नहीं चाहिए, आंदोलन हुए सोवियत संघ टूटने से पहले, तो वो यहां पर हुए। मतलब उल्टा हो गया। उम्मीद यह थी कि अगर कभी सोवियत संघ टूटने की डिमांड करेंगे तो ये कार कंट्रीज करेंगी, परंतु करी किसने? इन देशों ने करा कि सोवियत संघ का विघटन हो जाए। सोवियत संघ से हम परेशान हो चुके हैं, सोवियत संघ ने हमें बर्बाद कर दिया। बल्कि यहां पर इनकी विचारधारा, इनकी मतलब आप कह सकते हैं संस्कृति यहां से सोवियत संघ से या रूस से बहुत मिलती जुलती थी, और इनकी तो सब कुछ ही अलग था। पर इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सोवियत संघ टूटे। और जब सोवियत संघ टूट रहा था 1991 में विघटन हो गया, तो इन देशों ने बहुत कहा कि नहीं नहीं सोवियत संघ ना टूटे, क्या जरूरत है सोवियत संघ के टूटने की, हमें सोवियत संघ के साथ मिलकर के रहना है। पर इन्होंने डिमांड कर दी नहीं नहीं सोवियत संघ टूट रहा है। यहां से ऐसे देश निकल के आएंगे जो सबसे पहले आजाद होकर के सोवियत संघ से अलग देश बना लेंगे। तो पूर्वी यूरोप में दखलंदाजी देखने को मिली, जबरन जोड़ा गया कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। ये एक उदाहरण है। वो खुश नहीं थे, अगर खुश होते तो कभी विघटन की डिमांड नहीं करते। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। तो इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की जो सेना है उन्होंने अपनी उपस्थिति रखी। मतलब ये जो पूर्वी यूरोप है इसमें सोवियत संघ की सेना जाती रही, वहां दबाव बनाया लोगों को, ठीक है, सरकारों पर दबाव बनाया कि वो क्या है, सोवियत संघ के साथ जुड़ जाए। और वहां पर सेना की जो उपस्थिति है वो ये दर्शाती है कि जो पूरा पूर्वी यूरोप है वो सोवियत संघ के दबदबे में है, सोवियत संघ के ही अंडर में है वो, और किसी के भी अंडर में नहीं। महाशक्तियों के एशिया में गठबंधन। अब जो महाशक्तियां है उन्होंने एशिया में कौन कौन से गठबंधन बनाए वो देखते हैं। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। तो पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है, पूर्वी एरिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पूरा एशिया है, ठीक है, तो इधर का पूर्वी में और इधर जो दक्षिण पूर्वी है, यहाँ के जो एरिया है इसमें अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सीटो, ठीक है, ये संगठन है सीटो, और एक बना है केंद्रीय संधि संगठन सेंटो, ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बना है। अब ये पूछ लिया जाएगा कि ये दोनों संगठन कौन सी महाशक्ति के थे, अमेरिका के थे या यूएसएसआर के थे? तो किसके हैं? ये यूएसए के हैं। सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। सोवियत संघ ने किस किस के साथ करे? साम्यवादी चीन के साथ, उत्तरी वियतनाम, ठीक है, वियतनाम की कहानी बड़ी ही दुखदायक रही है, ठीक है, ये आप लोगों ने तो सबने नहीं पढ़ी होगी, पर जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं उन्होंने क्लास 10th में जरूर पढ़ी होगी। और पहले तो ये चैप्टर था हिस्ट्री में क्लास 10th के, पर फिर वो बाद में रिमूव कर दिया गया था। तो वियतनाम की जो स्टोरी है ये उत्तरी कोरिया में और इराक के साथ सोवियत संघ ने मजबूत संबंध बनाए। चीन की कहानी में आपको बता देता हूँ, चीन शुरू में बड़ा साम्यवादी था, ठीक है, चीन की पूरी कोशिश थी, वो पूरा साम्यवादी था, बिल्कुल सोवियत संघ के मॉडल पे चल रहा था, जैसा सोवियत संघ करता था वैसा। परंतु 1972-73 आते आते, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1970 का जो दशक है, 70 से 80 का दशक है, इसमें धीरे धीरे क्या है, चीन साथ छोड़ना शुरू कर देता है। और चीन क्या है, चीन
समाजवादी तो बन करके रहता है कि भाई सरकार उस पे है, परंतु ज्यादातर वो चीजें है वो प्राइवेट पे लेकर के आ जाता है, वो निजीकरण करता है, ठीक है, सब कुछ वो धीरे धीरे शुरू कर देता है ना। कह सकते हैं कि वो अंदर ही अंदर वो कैपिटलिस्ट हो चुका था, वो पूंजीवादी हो चुका था, बड़ी बड़ी कंपनियां कराना, बाहर की कंपनियों को इन्वाइट करना, ये सब कुछ करना ये शुरू कर दिया था। ये जो चीन की भी पूरी कहानी ना कि चीन का अभी तक का विकास कैसे हुआ है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, कैसे 1972-73 में उन्होंने कौन से मॉडल अपनाए, सेज की जो पॉलिसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी है वो क्या है, वो हम सब जानेंगे, इन्हीं किताबों में जानेंगे। अब बात करते हैं नव स्वतंत्र देशों की चिंता। जो नए नए देश अब आजाद हुए उनकी क्या चिंता है, उनको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है, आइए उस चिंता की बात करते हैं। विश्व दो गुटों के बीच बट गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आजादी को पाने के साथ खोना बैठे। देखो अब क्या हुआ है कि विश्व दो गुटों में बढ़ चुका है और ज्यादातर जो देश आजाद हुए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आजाद हुए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही क्या हो गया, शीत युद्ध चालू हो गया। और शीत युद्ध का मतलब है पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका है, दो पार्ट्स में बढ़ चुका है। तो अब जितने भी औपनिवेशिक शासन से जो आजाद हुए हैं जो देश, कोई ब्रिटेन से आजाद हुआ है, कोई फ्रांस से आजाद हुआ है, अब जैसे ही ये आजाद हुए और समय आया कि हम हमारे देश का विकास करें, तो पता चला दुनिया तो दो भागों में बट गई, और अगर किसी एक भाग में हमने हिस्सा नहीं लिया तो दोनों मिलकर के मार देंगे, तो एक की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और अगर हम किसी की तरफ गए तो कोई ना कोई ऐसे देश जरूर हैं जिन्होंने हमारा शोषण करा है, तो हम मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कल को आजादी वापस चली जाए। अगर हमने अमेरिका को नहीं चुना तो हो सकता है अमेरिका कल को हमें गुलाम बना ले, यूएसएसआर को नहीं चुना तो हो सकता है वो हमें गुलाम बना ले। तो बड़ी ही चिंता उनको सताई, तो एक डर था कि यार हम अब भी आजाद हो और फिर कहीं से हम गुलाम ना बन जाए। छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। देखो अब जो छोटे देश हैं उनका तो हमें समझ में आता है कि वो महाशक्ति के साथ जुड़ रहे हैं तो उनको बड़े फायदे हैं, ठीक है भैया, हमें पैसा मिल जाएगा, आर्थिक सहायता मिल जाएगी, मिलिट्री की हेल्प मिल जाएगी, हमारे आसपास के जो देश है वो परेशान नहीं करेंगे। पर महाशक्ति को क्या क्या फायदा था वो देखो। महत्वपूर्ण संसाधन, अभी जो छोटे छोटे देश हैं इनके पास संसाधन बहुत थे, महत्वपूर्ण संसाधन, कोई भी रिसोर्स था वो उन छोटे देशों से ले लिया करते थे। जैसे कि तेल या खनिज की बात कर लो, ठीक है, ऑयल मिल जाएगा, मिनरल हो जाएगा। ईरान इराक इनके साथ जुड़ना ये एक बड़ा उद्देश्य रहा है देशों का। भू क्षेत्र, वहां का जो लैंड एरिया है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसएसआर के लिए क्यूबा काम आ रहा था, तो क्यूबा से कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं थी, बस क्यूबा का स्थान ऐसा था कि वो अमेरिका के पास और अमेरिका को उड़ाने में मदद कर सकता है, बाकी और क्यूबा में कोई बड़ी विशेषता नहीं थी। यहां से महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके, जैसे कि यूएसएसआर अपनी मिसाइल भेजना चाहता था जिससे कि यहां से अमेरिका पर अटैक कर दे, तो महाशक्तियों अपने हथियारों और सेना का संचालन वहां से कर सके। ये इंपॉर्टेंट है कि छोटे देश महाशक्तियों के बड़े काम क्यों आते हैं, या ये भी पूछ लिया जा सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करा, महाशक्तियों को इससे क्या फायदा था। तो पहला तो क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन, वहां पे कोई भी रिसोर्स है तो उन रिसोर्सेज का जो फायदा है वो महाशक्तियां लेंगी, वहां तेल निकाल लेगी, वहां खनिज ले लेंगी, ये सब कुछ, और वहां का भू क्षेत्र है वहां से ये काम कर सकती है। सैनिक ठिकाने, जहां से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सके। अब जैसे मान लीजिए क्यूबा में क्या कर दिया, सैनिक ठिकाना बना दिया, ठीक है, वहां अपनी सेना को यूएसएसआर ने लगा दिया। अब वहां से वो आराम से क्या है, अमेरिका पे जासूसी रख सकते हैं, अमेरिका की क्या गतिविधि हो रही है, अमेरिका क्या कर रहा है क्या नहीं, तो जासूसी ठिकाने भी बन सकते हैं। आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं। देखो क्या है कि छोटे छोटे देशों को मदद करने में बड़ी जो महाशक्तियां उन्होंने बहुत मदद करी, परंतु फिर भी छोटे देश कुछ ना कुछ तो परसेंटेज शेयर दे ही रहे ना भाई, 1% 2% जितना भी हो, थोड़ी बहुत तो आर्थिक मदद महाशक्तियों की कर ही रहे। भाई सारे के सारे देश ही ऐसे थोड़े बिल्कुल ही गरीब पड़े, कोई मदद नहीं कर सकते, सबका विकास। अमेरिका क्या पॉलिसी अपना रहा था, अमेरिका की आप उनका विकास करते जाओ, बाकी उनमें से फिर कुछ परसेंट हमें भी देते जाओ। फिर विचारधारा, गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कई बेहतर है, तो समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। तो विचारधारा के आधार पर भी कि छोटे छोटे देश चाहे कितने ही जुड़ो, हम दुनिया का एरिया तो कवर कर रहे हैं, अगर ज्यादा देश हमारी तरफ है तो मतलब हमारी विचारधारा बेहतर होगी। ओके चलिए, तो आज के लिए हमारा इतना ही। अब हम जानते हैं एमसीक्यूज जो हमने कल करे थे। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन 6 थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो फर्स्ट का आंसर ए था, सेकंड का भी ए था, थर्ड का डी था, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए और सिक्स्थ का बी था। ये 6 थे आपके। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो, मुझे याद ना रहे उनके आंसर्स, तो आप एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन से थे, भारत और चीन, जापान और जर्मनी, अमेरिका और सोवियत संघ और यूरोप।
नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई? अमेरिका ने 1945 ईस्वी में, सोवियत संघ ने 1955 ईस्वी में, यूरोप ने 1954 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, महाशक्तियों के बीच खींचतानी का मुख्य अखाड़ा कहां बना? यूरोप, अमेरिका, जर्मनी या इटली? महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ? 3 खेमों में, 4 खेमों में, 2 खेमों में या 5 खेमों में? क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? 10, 12, 18 या 14? क्वेश्चन नंबर 6, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? 1945 के बाद, 1939 के बाद, 1918 के बाद या 1914 के बाद? क्वेश्चन नंबर 7, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? देखिए, सीटो ये वो है SEATO और सेंटो है CENTO, ठीक है। तो इनका संस्थापक कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 8, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। चलिए, तो आज हमारा लेक्चर यहीं। आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और ये भी बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।